अच्छा, इस पहले अगर मैं बात करूं नवंबर 2025 से पहले पहले की बात मैं कर रहा हूं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि पंजाब बार की बात मैं कर रहा हूं। उसमें जब भी कोई एग्जाम्स होते थे, जब भी कोई सीट्स एडवर्टाइज होती थी, वो किसी भी डिपार्टमेंट की अगर होती थी, तो उसका जो फाइनल मेरिट कैलकुलेशन होता था, उसमें तीन चीजें जो है वो कार फरमा होती थी। पहली चीज होती थी कि आपके जो एकेडमिक्स मार्क्स हैं, यानी मैट्रिक, आपका इंटरमीडिएट और आपकी ग्रेजुएशन और आपका जो मास्टर, अगर मास्टर तक मांगे गए, अगर ग्रेजुएशन मांगी गई है तो फिर मैट्रिक, एफए और इस तरह ग्रेजुएशन, ये एकेडमिक मार्क्स काउंट होते थे। फाइनल मेरिट की मैं बात करूं, जब सिलेक्शन होती थी किसी बंदे की किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी पोस्ट पे। और दूसरी चीज जो मैटर करती थी वो होती थी कि जो पीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता था, चाहे वो एग्जाम 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का जो वन पेपर होता था, चाहे वो एक पेपर होता था, चाहे चार पेपर होते थे, चाहे दो पेपर होते थे, यानी रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन से मुराद ये है कि चाहे वो डिस्क्रिप्टिव होता था, चाहे वो ऑब्जेक्टिव होता था, यानी कि जो पेपर हम पीपीएससी कंडक्ट करती है, अमूमन पेपर जो है वो पीपीएससी 100 मार्क्स का एमसीक्यूज बेस पेपर होता है, उसको हम रिटन मार्क्स कह लें आप, यानी कि एग्जामिनेशन के मार्क्स हो गए। 100 मार्क्स का एमसीक्यूज बेस का पेपर होता था, जिसमें से कि उसमें से कुछ बच लेते थे 80 नंबर, कुछ 75 नंबर, कुछ 65 नंबर, तो ये वो काउंट होते थे। या जैसे अगर हम पीएमएस की बात करें, तो पीएमएस में 12 पेपर होते हैं, तो 1200 नंबर के का इम्तिहान होता है। उसमें एक पेपर जीके का भी होता है जो एमसीक्यूज बेस्ड होता है, और बाकी सारे पेपर जो होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जिसमें एग्जामिनर जो कैंडिडेट होता है उसे लिखा जा सपोज किया जाता है कि वो लिखेगा सब कुछ। तो इसी तरह अगर हम बात करें, तहसीलदार का एग्जाम अभी रिसेंटली हुआ, तो उसमें चार पेपर लिए गए। तो कुछ सीटों के ऊपर जो 2022 में तहसीलदार की सीटें आई, उसमें दो पेपर लिए गए, एक इंग्लिश एमसीक्यूज बेस पेपर था और दूसरा जो था वो जीके का पेपर था, वो भी एमसीक्यूज बेस पेपर था। तो उसको आप एग्जामिनेशन कंसिडर कर लें। तो पहली जो चीज़ फाइनल मेरिट के अंदर होती थी, मैटर करती थी, वो एकेडमिक्स मार्क्स होते थे आपके, जो आपकी डिग्रीज के होते थे एकेडमिक्स मार्क्स, मैट्रिक, एफ ए, बी ए, एम ए। और दूसरे होता था आपका जो एग्जामिनेशन पीपीएससी कंडक्ट करती थी, उसके मार्क्स काउंट होते थे। और तीसरी चीज मैटर करती थी कि जो आपने इंटरव्यू देना होता है, जो आपका बेसिकली सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है आपकी पर्सनैलिटी का, कि आपका साइकोलॉजिकल हेल्थ कैसी है, आपका कम्युनिकेशन का अंदाज कैसा है, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी हैं, आपका आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है, आपका आप कितने कंपोज रहते हैं। आप किसी कोई सिचुएशन अगर क्रिएट की जाती थी, सिमुलेशन जिसे हम कहते हैं, तो उसमें आप सवालात के जवाब, या अपने एंगर को कैसे मैनेज करते हैं, और आप रिएक्शन करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं, इस चीज़ को परखा जाता था। आपकी ड्रेस सेंस देखी जाती थी। ड्रेस कोड ऑफ कंडक्ट की हम मैं बात कर लूँ, तो ड्रेस कोड के अलावा आपका कोड ऑफ कंडक्ट होता था, और आपकी पूरी शख्सियत का एक इम्तिहान होता था, इंटरव्यू। ये तीन चीज़ें होती थी: एकेडमिक्स मार्क्स, मैट्रिक, एफ ए, बी एम में एग्जामिनेशन जो पीपीएससी कंडक्ट करती थी, और तीसरी चीज़ होती थी इंटरव्यू। पीपीएससी ने अपने रीसेंट प्रैक्टिस के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर, नवंबर 2025 के अंदर पीपीएससी ने एक प्रेस रिलीज की। और ये जो डिसीजन था, ये पीपीएससी के चेयरमैन ने अनाउंस किया, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल अजीज साहब ने। और उन्होंने कहा कि हम इस जो भर्ती है पीपीएससी की, इसमें शफाफियत को इंश्योर करने के लिए, और इम्पार्शियलिटी यानी गैर जानिबदारी को प्रमोट करने के लिए, और मेरिटोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए, शफाफियत ट्रांसपेरेंसी को, मेरिटोक्रेसी यानी मेरिट को प्रमोट करने के लिए, और इम्पार्शियलिटी यानी गैर जानिबदारी को जो है वो फ़रोग देने के लिए, हमने एकेडमिक्स मार्क्स ख़त्म करने का फैसला किया। अब इस फैसले की रोशनी में अगर हम देखें, तो इस फैसले को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। इस फैसले के प्रॉस भी हैं और कॉन्स भी हैं। सराहा भी जा रहा है, कुछ लोग सराह रहे हैं इसको, कुछ लोग जो है इसको नेगेटिव समझ रहे हैं। तो पीपीएससी की तरफ से एकेडमिक्स मार्क्स को जो ख़त्म किया गया है, ये इधर ये अच्छा फैसला है या बुरा फैसला है, कि इस फैसले के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या होंगे और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या होंगे, यानी मेरिट्स क्या हैं इस फैसले के, और इस फैसले के नुकसानात क्या हैं, मैं इस पे भी बात करूंगा। और आखिरी बात जो है वो ये है कि पीपीएससी ने ये एकेडमिक्स मार्क्स खत्म क्यों किए हैं, इसके पीछे जो रैशनल है, इसके पीछे रैशनल कह लें, तौजीह कह लें, रीजन कह लें, रीजनिंग कह लें, या वजह कह लें, आप तौजीह कह लें, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि आप जब भी पीपीएससी एग्जाम लेते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें सारे कुछ यंग बंदे नहीं होते। उसमें वो लोग भी होते हैं जो कि 30+ एज के होते हैं, यानी कि 35 ईयर तक के भी लोग अपना टेस्ट में बैठे होते हैं, इवन के 40 ईयर तक भी लोग बैठे होते हैं। इवन के कुछ पीपीएससी की सीट्स तो ऐसी होती हैं जिसमें 41 ईयर तक जो फीमेल जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। और जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, आपको पता है कि वो तो फिर उनको ये एज भी होता है कि वो जॉब में है, तो वो उस प्रॉपर चैनल अप्लाई करते हैं, तो उनकी एज चाहे 45 ईयर भी हो, तब भी वो कुछ कुछ सीट्स ऐसी हैं उस पर इंसान बैठ सकता है। पीएमएस के लिए तो 35 ईयर तक बंदा बैठ सकता है, सीएसएस में 32 ईयर तक बैठ सकता है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं
तब 32 ईयर तक, अदरवाइज आप सीएसएस में 30 ईयर तक बैठ सकते हैं, अदरवाइज उसके बाद आप नहीं बैठ सकते। इस तरह पीएमएस में 30 ईयर तक आप बैठ सकते हैं, लेकिन अगर हम आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो 35 ईयर तक भी आप पीएमएस में एग्जाम में बैठ सकते हैं। लेकिन जो बाकी मिसलेनियस एग्जाम्स हैं उसमें आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब का बेनिफिट भी होता है और उसमें बड़ी बड़ी एज के लोग भी बैठे होते हैं। अब यहाँ जो जो चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो उस चीज़ की रोशनी में, उस चीज़ के पेश नज़र आपको समझ आ जाएगी कि पीपीएससी ने ये डिसीजन क्यों लिया एकेडमिक्स मार्क्स को ख़त्म करने का। मैंने 2003 में मैट्रिक की, मैंने 2005 में एफएससी की। अब जब मैंने एफएससी की तो उस टाइम एग्जामिनेशन सिस्टम और था पंजाब के अंदर, जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन जितने भी पंजाब के हैं, जितने भी पंजाब के बोर्ड हैं, उसके अंदर एग्जामिनेशन सिस्टम और था। नाइन्थ का कोई एग्जामिनेशन नहीं होता था बोर्ड की तरफ से, वो स्कूल खुद ही एग्जाम लेता था। टेंथ में जाके यानी कि नाइन्थ का सिलेबस भी और टेंथ का सिलेबस भी मिला जुला के जो होते थे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, इस तरह उर्दू और इंग्लिश नाइन्थ का भी और टेंथ का भी, मुताला पाकिस्तान और इस्लामिक स्टडीज़, वो दोनों का, नाइन्थ का भी टेंथ का, वो जाके एग्जाम होते थे और पूरा बर्डन इकट्ठा उठा के हम टेंथ में एग्जाम देते थे। और वो एग्जाम होता था सारा थ्योरेटिकल, आप लिखते रहते थे और उसके बाद एग्जामिनर आपको चेक करता था और आपको मार्क्स देते थे। उस दौर में मुझे याद है कि 850 नंबर होते थे मैट्रिक के, और उसमें से जो जिन लोगों के नंबर होते थे ना 762, 765, वो बोर्ड के अंदर पोजीशन लेते थे आउट ऑफ 850। इससे ऊपर मार्क्स होते होंगे, शायद किसी साल आए भी होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 850 में से, मैट्रिक की बात कर रहा हूँ, मैट्रिक में से 850 में से 762, 780 ये ऐसे मार्क्स होते हैं जिसमें बोर्ड की पोजीशन स्टूडेंट ले लेता था। वजह क्या थी मार्क्स ये, अगर अगर अभी आजकल देखें तो आपको पता है मैट्रिक के नंबर 850 नहीं है, अब मैट्रिक के नंबर जो है वो चले गए हैं 1050 और 1100 की तरफ चले गए हैं। अब उस वक्त अगर एक इंसान के 80% मार्क्स आते थे तो वो बोर्ड का टॉपर होता था। लेकिन आजकल जो है वो 97% नंबर लोग ले रहे हैं, इवन के 100% नंबर ले रहे हैं। ये कोविड 19 में जो एग्जाम आया, जो कंडक्ट हुआ, उसमें लोगों के 1100 में से 1100 नंबर थे, मैं एफएससी की बात कर रहा हूँ। इसी तरह मैट्रिक में भी लोगों के कोई एक दो नंबर ही कटता है, अगर 1050 होते हैं तो 1045 वालों की पोजीशन आ जाती है, और 1100 अगर होते हैं तो 1195 तक, 1095 तक लोगों के नंबर होते हैं। पूरे जो टोटल नंबर होते हैं उसमें से 4-5 नंबर ही लोगों के कम होते हैं, और कैंडिडेट्स की इतनी परसेंटेज में, हाई परसेंटेज में मार्क्स आते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, एक वो इंसान जिसने 2003 में मैट्रिक किया, एक वो इंसान जिसने 2015 में, 2020 में मैट्रिक किया, या एक वो इंसान जिसने बैक 2005 में एफएससी किया या इंटर किया, और एक वो इंसान जिसने 2020 में इंटर किया, उनके परसेंटेज में कितना फर्क होगा। क्योंकि एग्जामिनेशन सिस्टम पहले और था, अब और है। एक बात, दूसरी बात सुनो जरा, कि अब यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से एक कैंडिडेट जो है वो मास्टर करता है। मैं बात कर रहा हूँ 2 ईयर मास्टर की, जो कि अब गवर्नमेंट ने खत्म कर दी है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन कमीशन ने। इससे पहले आपको पता है कि लोग प्राइवेट एग्जाम देते थे, अपीयर होते थे, 2 साल आप बीए और 2 साल आप मास्टर कर लेते थे, और कहीं जाते नहीं थे, किसी एकेडमी में दाखिला नहीं लेते थे, किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नहीं जाते थे, और वो इकट्ठे जाके पेपर देते थे, कंपोजिट पेपर जिसको हम कहते थे, एमए उर्दू के, एमए इस्लामिक स्टडीज़ के, एमए पाक स्टडी के, इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स के भी। तो जो प्राइवेट एग्जामिनेशन सिस्टम था उसमें एमए उर्दू के अंदर 1000 नंबर होते थे, तो उसमें से लोगों के नंबर कितने आते थे, यही 400, 450, 500 मैक्सिमम, 1000 में से प्राइवेट लोग अपीयर हो रहे होते थे। और अब चूंकि वो सिस्टम खत्म हो चुका है, अब आप जाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, अब यूनिवर्सिटी एचईसी ने वो खत्म कर दिया 2 ईयर जो मास्टर है। अब आप एडमिशन लेते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, मतलब 14 साल तालीम आपकी पूरी है, तो अब आप 5वें सेमेस्टर में दाखिला लेते हैं। आपका एडमिशन बीएस में ही होता है, चाहे वो उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, इस्लामिक स्टडीज़ में हो, या किसी भी डिसिप्लिन के अंदर हो। अब आप 5वें सेमेस्टर में दाखिला लेते हैं, बीएस का 5वां सेमेस्टर, वो 5वां सेमेस्टर करते हैं, छठा करते हैं, 7वां और 8वां, ये 4 सेमेस्टर करते हैं, टाइम वही लगता है 2 साल। लेकिन अब जो आप सेमेस्टर सिस्टम में जाते हैं तो आपका सीजीपीए होता है 4 में से 3.9, 3.8, 3.75 और 4, जो मिला जुला के जो आपकी परसेंटेज बनती है वो कहीं चली जाती है 90% से 95% तक। एवरेज कैंडिडेट भी जो है वो 80% को क्रॉस किए पड़े होते हैं। अब वो एक वो बंदा जिसके जो जिसने प्राइवेट, जिसने एमए किया और उसके 50% नंबर होते थे बड़ी मुश्किल से मर मर के, और एक वो कैंडिडेट जो कि अब जो मास्टर कर रहे हैं, मास्टर से मुराद है जो बीएस 5वें सेमेस्टर से लेकर 8वें तक कर रहे हैं, वो भी मास्टर ही है। आप जो बीएस 4 ईयर है वो मास्टर ही है। अब चाहे बीएस 4 ईयर पूरा करें आप,
यानी कि पहले सेमेस्टर से लेकर 8वें सेमेस्टर तक करें, जो जो 4 साल तालीम है एफए के बाद या एफएससी के बाद। अब उसमें कैंडिडेट के नंबर आ रहे होते हैं अमूमन, ऑन एवरेज मैं बात कर रहा हूँ, 75% से अबव। और एक वो वक्त था जिसमें ग्रेजुएशन में लोगों के बीए में बड़ी मुश्किल से 50% नंबर आते थे, या 56, जब मैक्सिमम कोई बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल मार्क्स होते थे तो 65%। अब जो है, अब 80%, 90% लोगों के मार्क्स आ रहे होते हैं, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम आ चुका है। एक मेरा मतलब कहने का ये है, बात करने का, मैं रिफ्रेश करूंगा बात को, रिपीट करूंगा, कि एक वो सिस्टम था एग्जामिनेशन का जिसमें आप एनुअल सिस्टम था। एनुअल सिस्टम में मार्क्स इतने नहीं आते थे, थ्योरेटिकल मार्क्स पेपर होते थे, और बहुत ज़्यादा आप लोगों को मेमोराइज या रोट लर्निंग करनी पड़ती थी, और बहुत ज़्यादा सिलेबस होता था। और वो आपने साल के बाद जाके, 2 साल बाद जाके इकट्ठे पेपर, लोग एमए उर्दू जो है वो इकट्ठा कर लेते थे। एमए उर्दू पार्ट 1 और एमए उर्दू पार्ट 2 के इकट्ठे पेपर देते थे। दरमियान में एक दो दो दिन वक्फा होता था, यानी कि जो छुट्टी होती थी, अदरवाइज एक दिन पेपर, अगले दिन छुट्टी, अगले दिन पेपर, यूं करते करते एमए पार्ट 1 और एमए पार्ट 2 के इकट्ठे पेपर दे के एमए खत्म। एमए पाकिस्तान स्टडी लोग करते थे, एमए उर्दू करते थे, एमए इंग्लिश करते थे। अब एमए इंग्लिश कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट डिग्री है, वो लोग एक ही गो में, यानी कि 1-2 महीनों के अंदर कर लेते थे। मतलब है कि वो को सेमेस्टर सिस्टम में थ्रू नहीं करते थे, और मार्क्स उनके बहुत कम आते थे। 1000 में से बड़ी मुश्किल से 500 नंबर आते थे, इससे भी कम आते थे। तो एग्जामिनेशन सिस्टम जो था यूनिवर्सिटी के अंदर, वो पहले था एनुअल, अब आ गया है सेमेस्टर। मैंने पहले जो बात की है वो ये की है कि पहले एग्जामिनेशन सिस्टम जो था मैट्रिक का, एफएससी का, जो पुराना था, उसमें इकट्ठा सिलेबस होता था, थ्योरेटिकल मार्क्स पेपर होता था ज़्यादातर, और उसमें परसेंटेज बहुत कम होती थी। और अब जो है वो सेमेस्टर सिस्टम आ गया है। दूसरा, अगर हम बात करें, पहले एनुअल सिस्टम होता था, अब सेमेस्टर सिस्टम आ गया। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। और तीसरी बात जरा देखें, वो ये है कि एक बंदा यूनिवर्सिटी ऑफ सऊदा से मास्टर कर रहा है या बीएस कर रहा है, एक बंदा कायद आजम यूनिवर्सिटी से कर रहा है, एक बंदा यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से कर रहा है, एक बंदा यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट से कर रहा है, एक बंदा यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा से कर रहा है, एक बंदा इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान से कर रहा है, एक बंदा बीजेड जू मुल्तान से कर रहा है, एक बंदा इस्लामिया यूनिवर्सिटी भालपुर से कर रहा है, एक बंदा अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर कर रहा है या बीएस कर रहा है। अब हर यूनिवर्सिटी का जो परसेंटेज का सिस्टम होता है, जिनके सीजीपीए का जो सिस्टम होता है, वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर डिफरेंस नहीं भी है, तो वो जो आपको प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर या विजिटिंग लेक्चरर जो आपको मार्क्स देते हैं, उसके अंदर फिर फर्क आ जाता है। एक बच्चा है या बच्ची है, उसके मार्क्स हैं, यूनिवर्सिटी जो है वो लोकेट करती है 80%, और दूसरा कैंडिडेट उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है या किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसके मार्क्स बड़ी मुश्किल से 50 to 60% होते हैं, जिनकी सीजीपीए उसका कम होता है, उसका सीजीपीए 2.5 होता है, और एक और कैंडिडेट जो है एक और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, और वो यूनिवर्सिटी जो है प्राइवेट है सपोज, और वो मार्क्स बहुत ज़्यादा देती है। यूनिवर्सिटी से प्राइवेट मार्क्स इसलिए ज़्यादा देती हैं क्योंकि जब जब तक वो मार्क्स नहीं देंगे तो स्टूडेंट्स नया एडमिशन नहीं लेते, कि ये तो बहुत सख्त यहाँ पे रिजिड सिस्टम है, और मार्क्स नहीं है तो आपको पता है कि आगे एलोकेशन जो होती है पीपीएससी में, आपको पता था जैसे पहले होती थी, या एफपीएससी में, तो वो आपके मार्क्स काउंट करते थे, एकेडमिक मार्क्स। तो जो यूनिवर्सिटी है वो धड़ धड़ मार्क्स देती थी, ताकि जो कैंडिडेट्स हैं वो खुश हों और नए एडमिशन हमें मिलते रहें। अब कुछ यूनिवर्सिटियां इस तरह करती थी। अब ये चीज़ प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो देखी जाती थी कि प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी जो है, उनको पास जब तक आपके पास फंड्स नहीं, उनके पास जब तक एडमिशन नहीं आते थे, तो उनका रेवेन्यू सिस्टम नहीं चलता था, यानी कि उनका जो पूरा सिस्टम है जिसके जरिए यूनिवर्सिटी चल रही होती है वो नहीं चलता था। वो प्रोफेसरों को तनख्वाहें नहीं दे सकते थे अपने स्टाफ को। लेकिन जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वो इस चीज़ से बेजार थी, मतलब वो इस चीज़ से बरी जिम्मत थी, क्योंकि उनका सिस्टम जो गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा होता था, उनको इस चीज़ से नहीं होती थी, उनकी फीसें भी कम होती थी, और उनके प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, वो मैटर वो बोदर नहीं करते थे कि एक स्टूडेंट के कितने नंबर ना है। एक स्टूडेंट के 60 नंबर हैं, वो बिलक रहा होता था कि मेरे इसको 65 कर दें। एक बच्चे के नंबर 75 हैं, वो बिलक रहा होता था कि इसको 79 कर लें, आगे सीजीपीए मेरा चेंज हो जाएगा। लेकिन वो उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती थी। अब गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर जो परसेंटेज आती थी बच्चों की, वो काम होती थी। जो प्राइवेट सेक्टर जो थी, यूनिवर्सिटीज जो थी, उनका धड़ धड़ मार्क्स मिल रहे होते थे, उनका सीजीपीए 4 के करीब होता था। जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे 2.22, और यहाँ पे उनके सीजीपीए रुक जाते थे, या मैक्सिमम 2.7 या 3 पे। और प्राइवेट सेक्टर में 3.9, 3.7, 3.8, 4 आउट ऑफ 4। ये अब ये देखें, सीजीपीए एक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी का बहुत ऊपर होता था और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का नीचे होता था। अब ये दरमियान में जो तफावत है, जो गल्फ है, जो डिस्टेंस है, ये जो दरमियान में डिस्क्रिमिनेशन है, इसकी वजह से ये जो कैंडिडेट्स पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से पढ़ के जाते थे, पीपीसी के एग्जाम के अंदर बैठते थे, वो मार्क्स बेशक अच्छे ले जाते थे, लेकिन उनके एकेडमिक्स मार्क्स कम होते थे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर आपको पता है मार्क्स जो है वो तो रेवड़ियों के भाव जैसे होता है आपको, मतलब एक सराकी असाद है, अंधा वनडे रेवड़ियाँ ते वल वनडे आपना नु। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है वो अपने बच्चों को बार बार जो है हर सेमेस्टर में बड़े अच्छे नंबर दे देती थी। तो इन सारी बातों से एक चीज आपको समझ आ गई होगी कि पीपीएससी ने ये जो एकेडमिक मार्क्स खत्म किए हैं, ये क्यों किए हैं? कि एनुअल सिस्टम और सेमेस्टर सिस्टम,
यूनिवर्सिटियों के दरमियान में फ़र्क, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़। इसी तरह अगर हम बात करें तो जो पुराने लोग हैं जो 2003 से 2005 में 2008 तक जो एमए जो करते रहे हैं, मैट्रिक करते रहे हैं या एफए करते रहे हैं या एमए करते रहे हैं, और आजकल आपको पता है कि सेमेस्टर सिस्टम में आ चुका है और सीजीपीए सिस्टम आ चुका है, परसेंटेज सिस्टम नहीं है। तो आजकल जो है वो मार्क्स बहुत ज़्यादा है। तो ये जो पुराने स्टूडेंट्स में और नए स्टूडेंट्स में, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बच्चों में जो मार्क्स का फ़र्क होता था, इससे हक तलफी हो रही थी उन लोगों की जो प्राइवेट एमए कर चुके थे, जो कि गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़े हुए थे, जो कि पुराने एग्जामिनेशन सिस्टम से पढ़े हुए थे। और जो आजकल बच्चे हैं, एक बच्चा है फॉर एग्जांपल, मैं बात करता हूँ अपनी, कि मेरे मैट्रिक में सपोज 75% मार्क्स हैं। एक बच्चा अभी कुछ अर्सा पहले, मतलब है 8 साल पहले या 6 साल पहले, वो मैट्रिक करके आता है और उसके नंबर है 95%। अब मेरा क्या कसूर है कि मैं 95% वाले बच्चे के साथ अब compete नहीं कर सकता? तो मेरे इसमें क्या कसूर है? क्योंकि उस टाइम एग्जामिनेशन सिस्टम और था, उस टाइम इतने मार्क्स आते ही नहीं थे। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि इंसान, पीपीएससी ने इस चीज़ को समझा कि अब मैं ज़्यादा मेहनत करूं तो एग्जामिनेशन सिस्टम को, अब जो पीपीएससी एग्जाम है उसमें मैं ज़्यादा नंबर ले सकता हूं। लेकिन जो मैंने मैट्रिक की थी, जो मैंने एफएससी की थी, जो मैंने ग्रेजुएशन की थी, या जो मैंने पहले एमए की थी, मैं उसको अनडू नहीं कर सकता। क्योंकि वो टाइम, टाइम एंड अपॉर्चुनिटी वंस मिस्ड कैन नॉट बी रिगेन्ड अगेन। वो दोबारा उसको हम हासिल नहीं कर सकते। हाँ, अगर पीपीएससी में मैं एक टेस्ट में मैं अपीयर होता हूँ, मेरे नंबर कम आते हैं, तो मैं दोबारा मेहनत करके मैं अच्छे नंबर ले सकता हूँ। लेकिन मैं अपने मैट्रिक के नंबरों को और एफए के नंबरों को या बीए के नंबरों को या एमए के नंबरों को आप कैसे बढ़ाऊँ? लिहाजा पीपीएससी ने इस चीज़ को समझा और एकेडमिक मार्क्स खत्म कर दिए। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो पीपीएससी ने ये डिसीजन लिया है कि ये पॉजिटिव डिसीजन है या नेगेटिव डिसीजन है, यानी कि गुड है या बैड है। उन लोगों के लिए पॉजिटिव डिसीजन है जिन लोगों का एमए या बीए या एफए या मैट्रिक पुराने दौर से था। क्योंकि वो लोग खुश हो गए होंगे कि अब जो है वो एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद और अजाज, ना कोई रहा बंदा, ना कोई बंदा नवाज। मतलब है कि अब सारे लोग जो है वो एट पार आ गए हैं, वो इक्वल फुटिंग पे आ गए हैं। लेकिन उन लोगों के लिए, वो लोग जो कि आजकल बच्चे पढ़ के आते हैं सेमेस्टर सिस्टम के जरिए, और उनके एक बच्चे के नंबर है 95% और एक बच्चे के नंबर है 75%। तो अब 75% और 95% वाले बच्चे जो हैं वो एक ही जगह पे खड़े हैं। तो अब एक बच्चा जो कि 95% नंबर हासिल कर चुका है, या जिसका सीजीपीए 3.9 है, एक और बच्चे का सीजीपीए 2.2 है, ये अब बराबर आ गए हैं। तो जो बच्चा जिसके सीजीपीए बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसने पूरे सेमेस्टर में मेहनत की है, वो पंक्चुअल रहा है, टाइम पे जाता रहा है यूनिवर्सिटी में, एकेडमिक्स मार्क्स उसके बहुत अच्छे हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर, हर सेमेस्टर के अंदर जीपी सीजीपी उसका बहुत अच्छा है। और एक और बच्चा जो कि नैला दैला था और उसके 2.2 सीजीपी के साथ उसने डिग्री मुकम्मल की है। जब वो बराबर होते हैं, तो जिस बच्चे के नंबर ज़्यादा होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करके लोग आ रहे होते हैं, वो डिस्करेज होते हैं। वो कहते हैं कि हमारी मेहनत को, वो हमारी मेहनत वहाँ भी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए फाइनल मेरिट के अंदर। तो उन लोगों के लिए की तरफ से अगर देखें, वो कहते हैं कि ये एक नेगेटिव डेवलपमेंट है। ये तो यहाँ तक बात आ गई। अब पुराने लोगों के लिए, या जो लोग प्राइवेट पढ़ रहे थे, या लोग जो मतलब गवर्नमेंट स्कूलों से, कॉलेजों से या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ के बीए एफ मैट्रिक एफ ए बी एम ए करके आ गए, उन लोगों के लिए अगर ये बेहतर है। और जो लोग बहुत मेहनत करके आ गए हैं, और जो लोग नए लोग आ रहे हैं, जो बच्चे अब मैट्रिक एफ ए बी एम ए करके आ रहे हैं, बी एस करके आ रहे हैं, उन लोगों के लिए अगर ये नेगेटिव डिसीजन है, या वो लोग इस चीज़ से मुतासिर हुए हैं, तो व्हाट इज़ द रेशनल अप्रोच, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? मतलब है कि क्या इस बारे, इस डिसीजन को हम कैसे लें, पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें? तो अब जरा देखते हैं कि पीपीएससी इस बात के ऊपर, इसका डिसीजन हम अभी करते हैं कि पीपीएससी ने अब डिसाइड क्या किया है। पीपीएससी का वे फॉरवर्ड ये है कि अब जितने भी लोग हैं, चाहे वो उनकी एज कम है या ज़्यादा है, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो उन्होंने पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से या प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी से, एनुअल सिस्टम से या सेमेस्टर सिस्टम से, या मतलब है कि चाहे आपके साथ प्रोफेसर बहुत मेहरबान रहा है आपके ऊपर, आप उसके मंजूर नज़र थे, या आप प्रोफेसर की हिट लिस्ट पे रहे हैं, अगर आपके मार्क्स कम थे या आपके ज़्यादा हैं, दैट डजेंट मैटर। आपके एकेडमिक मार्क्स काउंट नहीं होंगे, मैट्रिक एफ ए बी एम ए के मार्क्स काउंट नहीं होंगे। अब दो चीज़ें मैटर करेंगी। एक है ये है कि पीपीएससी के जो टेस्ट होंगे, चाहे वो पीपीएससी पीएमएस एग्जाम ले रहा है, तो आपके जो पीएमएस के 12 नंबर हैं, 12 पेपर हैं, उसमें जो आपकी परफॉर्मेंस होगी एग्जामिनेशन में, वो मैटर करेगी। जो अभी आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके डिसीजन मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तो आप ज़्यादा मेहनत के साथ आप उसको बेहतर कर सकते हैं। एक एकेडमिक अपना एग्जामिनेशन के अंदर नंबर आपके जो पीपीएससी टेस्ट कनेक्ट करेगा, और दूसरा आपके इंटरव्यू के मार्क्स, ये मैटर करेंगे। अब इंटरव्यू के अंदर भी आप तैयारी करके, अपने एतमाद को बहाल करके, अच्छे मेंटोर को कंसल्ट करके, अच्छे मॉक इंटरव्यूज़ दे के, अच्छी बुक्स पढ़ के, अच्छे इंटरव्यू और यूट्यूब वीडियोस देख के, जो आपको मेंटोर बेहतर लगता है उनको देख के, आप अपने आप को अपनी ड्रेस सेंस को बेहतर करके, अपना अगर आपने ट्रिमिंग करनी है या आपके बाल प्रॉपर्ली नहीं है, आप बहुत सारी मॉक इंटरव्यूज
वो दे के आप अपने आप की इंटरव्यू की प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है अभी। तो इंटरव्यू और एग्जामिनेशन, इन दो की बेस पे आप मेरिट कैलकुलेशन हुआ करेगी। तो ये डिसीजन मेरे हिसाब से बहुत बेहतर है। इसलिए क्योंकि आप जो भी चीज़, आप जो भी मुकाबला होगा उसमें उन्होंने पीपीएससी ने बता दिया है कि जो चीज़ माजी की है वो किससे पारी ना हो गई। अब आप चूंकि मैट्रिक के नंबरों को या एफ ए के या बीए के एमए के अंदर अगर किसी बंदे की से मिस्टेक हुई है या वो नहीं पढ़ सका, तो आप उस चीज़ के ऊपर महवे जो है माजी में झांकना और आगे फ्यूचर की फिक्र ना करना। वो एक शेर भी है ना कि नाले बुलबुल की सुनूं और हमतन गोश रहूं, ए हमनवा मैं भी कोई गुल हूं कि खामोश रहूं, फिक्र फरदा ना करूं मैं भी गमे दोष रहूं। फिक्र फरदा, फरदा कहते हैं मुस्तकबिल को, फिक्र फरदा ना करूं मैं भी गमे दोष रहूं। कि जो माजी में अगर नंबर हमारे कम आए तो अगर हम उसी की फिक्र में डूबे रहें और आगे फिक्र फरदा ना करें। फिक्र फरदा में क्या चीज़ें आएंगी, आपका एग्जामिनेशन जो पीपीएससी का होगा और आपका इंटरव्यू। तो पीपीएससी ने आपको फिक्र फरदा में डाल दी है, मैं भी गमे दोष से जो है वो पीपीएससी ने आपका छुटकारा कर दिया। तो ये अच्छा डिसीजन है। अब ये बात तो हो गई पीपीएससी के पीपीएससी ने जो नोटिफिकेशन लिया एकेडमिक मार्क्स खत्म करने का, उसकी रीजन मैंने बता दिया आपको। दूसरा मैंने बताया कि ये पॉजिटिव किन लोगों के लिए है और नेगेटिव किस सेंस में है। और तीसरी बात कि अब डिसीजन जो है वो पीपीएससी मेरिट कैसे बनाएगा, वो तीन चीज़ों के ऊपर होगा। दो चीज़ों के ऊपर होगा। एक आपके एग्जामिनेशन जो पीपीएससी कंडक्ट करेगा, चाहे वो 100 मार्क्स का एमसीक्यूज एक पेपर है, चाहे दो पेपर हैं या चार पेपर हैं जैसे तहसीलदार के हुए, या 12 पेपर हैं जैसे पीएमएस में हुए। और दूसरी चीज़ होगी इंटरव्यू। अब इन दोनों चीज़ों का मैं ज़रा करता हूँ एनालिसिस कि जो एग्जामिनेशन के मार्क्स हैं वो फिर आपके हाथ में है रिलेटिवली, क्योंकि आप जितनी अच्छी तैयारी करेंगे, अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, अच्छी वेबसाइट कंसल्ट करेंगे, टाइम देंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे, तो आप इसको फिर इंप्रूव कर सकते हैं। यानी कि 100 में से अगर हम एमसीक्यू बेस्ड पेपर है तो 100 में से एक बच्चा 56 ले रहा होगा तो वो मेहनत करके 80 भी ले सकता है। लेकिन जो दूसरी चीज़ है इंटरव्यू, वो फिर सब्जेक्टिव है। यहाँ पे एग्जाम जो पीपीएससी है वो इसको भी, इस चीज़ को पीपीएससी को चाहिए कि वो इस चीज़ को भी कंसिडर करे कि अभी पीएमएस का रिजल्ट आया रिसेंटली। एक बच्चा जो है वो पीपीएससी में पीएमएस के एग्जाम जो रिटन एग्जामिनेशन है 12 पेपरों का वो क्वालिफाई कर लेता है। इंटरव्यू के अंदर उसको मार्क्स इतने दिए जाते हैं कि 2-3 नंबर कम करके जो थ्रेश होल्ड है, यानी कि जो बेंच मार्क है, जो नंबर होने चाहिए मिनिमम, उससे 2-3 नंबर कम दे के वो बच्चे को फेल कर दिया जाता है। अब वो बच्चा, उसने पीएमएस का एग्जामिनेशन जो अभी रिसेंटली वैसे एडवर्टीजमेंट आई हुई थी, आप में से बहुत से लोगों ने अप्लाई किया होगा, तो पीएमएस एग्जामिनेशन के अंदर बहुत से लोग अप्लाई करते हैं, मेहनत करते हैं और बड़ा सख्त कट थ्राट कंपटीशन होता है। अब उसमें 12 के 12 पेपर पास करके जब इंटरव्यू में आप जाए तो आपको फेल कर दिया जाए तो बड़ा अफसोस होता है। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि इंटरव्यू फिर बायस्ड है। इंटरव्यू एक ऐसी एक्टिविटी है, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके अंदर बायसनेस के ज़्यादा पहलू हैं। और रीज़न ये है कि जो इंटरव्यू है वो बेसिकली आपकी शख्सियत का इम्तिहान होता है और उसमें एक बंदा नहीं बैठा होता, 2-3 बंदे बैठे होते हैं। अब वहाँ पे ये काम चल जाता है कि एक बंदे ने आपसे सवाल किए, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट है, चाहे वो आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, या वो पीपीएससी के चेयरमैन है, आपने बात की। अब आप चाहे आपका ताल्लुक झांग से है, बखर से है, लिया से है, भलवाल से है, जैसे सपोज मैं बात करता हूँ मियाँ वाली से है, या रहीम जौहर खान से। अब आपका लहजा हो सकता है आपकी इंग्लिश के ऊपर आप इतना अबूर ना हो, आप रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, मतलब है कि आपका डायलेक्ट इतना अच्छा ना हो, एक्सेंट इतना अच्छा ना हो। और एक दूसरा बच्चा है जो एक शहरी बाबू है, या बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ा है, बीकन हाउस से पढ़ के आया है, या सिटी स्कूल से पढ़ के आया है, या मतलब है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ के आया है, या प्राइवेट उसकी उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके पेरेंट्स ने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है, और अच्छी उसकी प्रोनाउंसिएशन है इंग्लिश में, और उसकी इंग्लिश शुरू से ही अच्छी है। अब आपको पता है जो पुराने लोग हैं वो छठी क्लास में जाके एबीसी स्टार्ट करते थे, और आजकल पहली क्लास से बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। तो एक बच्चा जो है उसकी इंग्लिश पॉलिश्ड है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स पॉलिश्ड है, तो वो ज़्यादा इंप्रेस कर देगा हो सकता है। और एक बच्चा जो है वो किसी देहात से है और उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसका जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन उसको नहीं पता कि इस लफ्ज़ की मैंने अदायगी कैसे करनी है। तो वो हो सकता है कि आपका जो एग्जामिनर है, जो पीपीएससी के चेयरमैन है, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, उसको आपकी बात पसंद ना आए। जब पसंद नहीं आएगी तो वो मार्क्स कम एलोकेट करेगा। दूसरा जो है वो अगर मार्क्स ज़्यादा भी दे दे, तो अगर 3 बंदे बैठे हैं और तीनों के मार्क्स काउंट करते हैं तो अगर एक के मार्क्स बहुत कम है तो वो मैटर तो करेगा ना चीज़ें। तो इंटरव्यू जो है वो बेसिकली आप सब्जेक्टिव है, और सब्जेक्टिव जब भी कोई चीज़ होती है तो उस वो डिपेंड करती है आपके मूड पे, वो डिपेंड करती है आपके इमोशंस के ऊपर। आप एग्जामिनर जो है, जो पेपर जो इंटरव्यू में आया बैठा है, वो अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, या उसके साथ उसका कोई लॉस हो गया है, या उसके घर में कोई अपना कोई फाइनेंशियल इशू है, या कोई भी प्रॉब्लम कह सकते हैं, अगर वो बैठा है वहाँ पे और उसने इंटरव्यू में वो बैठ गया है पैनल में, अब अगर वो गुस्से में बैठा है तो वो रगड़ा लगा देगा, वो रगेद देगा अपने आने वाले जो उसके सामने बंदा बैठा है। अब मैं मिसाल देता हूँ कि स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर रिसेंटली कुछ जॉब्स आई थी। मतलब जो रिसेंटली जो अभी लोग वो आए, सेलेक्ट होके आए, JSCT HA की मैं बात कर रहा हूँ, जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर HI। अब उसमें
एक पंजाब यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर है जो मेरी प्रोफेसर है। अब वो बैठी हैं, अब उसका एक अपना स्टूडेंट उनके सामने आकर बैठ गया। आपको पता है कि मैं खुद भी टीचर हूँ, मेरा एक स्टूडेंट अगर मेरे सामने आकर बैठे और मैं उसका इंटरव्यू लूँ, तो एक दिली हमदर्दी हो जाएगी उसके साथ। उसकी अगर कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होंगी भी सी, तो मैं उसको, मतलब है कि एक एक ह्यूमन फैक्टर है कि मैं उसको वो करूंगा, सरफ नजर करूंगा। अब अगर मैं बैठा हूं और मेरे सामने एक और बंदा आ जाए जो मेरा स्टूडेंट नहीं है, और मैं गुस्से में भी बैठा हूं, तो हो सकता है कि मुझे उसकी उसकी शक्ल ही पसंद ना आए, या हो सकता है कि मुझे उसका, मैं गुस्से में बैठा हूं, साइकोलॉजिकल मेरे ऊपर प्रेशर है, तो मैं उसको नंबर ना दूं, मैं उसकी बात सुनने नहीं, गौर ही ना करूं कि उसने क्या जवाब दिया है, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो मैं उसको कम नंबर दे के मैं उसका रगड़ा लगा सकता हूँ। इसी तरह अगर हम बात करें, अब एक प्रोफेसर है पंजाब यूनिवर्सिटी का, वो पैनल में बैठा है, आप उसके सामने आते हैं और आप हैं किसी और यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए। अब वहाँ आते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि हाँ जी आपने, आप इंट्रोडक्शन करवाएं। आप कहते हैं कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से, या मैं सपोज बहाउद्दीन तक यूनिवर्सिटी से, या मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से, या मैंने गाजी यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ के आया हूँ। अब वो बंदा बैठा है पंजाब यूनिवर्सिटी का, अब पंजाब यूनिवर्सिटी का बंदा है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, इट माइट नॉट बी द केस, लेकिन एक बंदा बैठा है, वो समझता है कि अच्छा ये गाजी यूनिवर्सिटी से, अच्छा वो बहाउद्दीन तक यूनिवर्सिटी मुल्तान से, जनूबी पंजाब से, अच्छा। अब ये तासुब हो सकता है, ये वो बंदे मुतासिब हो सकता है एग्जामिनर, क्योंकि वो सब्जेक्टिव है, बेसिकली असेसमेंट है, तो वो हो सकता है आपको कम नंबर दे। इसी तरह अगर एक बंदा बैठा है, वो है मुल्तान से खुद, जो पैनल में बैठा है, और वो मुल्तान से है, और वो मुल्तान का ही बंदा को इंटरव्यू देने आता है, वो कहता है जी आपने तारुफ करवाया, तो वो कहता है जी मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। और अब वो जो पेपर, जो जो पैनल में बंदा बैठा है, वो भी मुल्तान से है सपोज। अच्छा, वो दिल में चल रहा होगा, अच्छा मेरे इलाके से है, ठीक है। तो अब वो अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक भी करता है, तो वो उसको ज़्यादा नंबर दे सकता है। वो एक फैक्टर होता है कि शोविनिज्म, कि मुल्तान बेहतर है, हमारा इलाका है, जन्मभूमि और मेरा वतन है, आबाई वतन है, ये वो। अब इसी तरह मैं बात करूँ, एक रहीम जर खान से बंदा है, वो चला जाता है इंटरव्यू देने के लिए, और आगे बंदा बैठा हुआ है, वो इस्लामाबाद का बंदा है जो इंटरव्यू ले रहा है। तो वो हो सकता है कोई रहीम जर खान के अंदर उसका कोई पहले पास्ट में कोई ऐसा चक्कर हो कि वो रहीम जर खान के लोगों को पूरा समझता हो, उस इलाके के लोगों को। तो वो हो सकता है कि एग्जामिनर जब आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो वो रहीम जर खान वाले बंदे को रगड़ा लगा दे कि ये तो रहीम जर खान के तो बंदे ही ठीक नहीं होते। हो सकता है कि उसका अपना को पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा हुआ हो। तो मतलब कहने का ये है कि जो इंटरव्यू होता है, वो एग्जामिनर के मूड पे, उसकी साइकोलॉजी पे, उसके इमोशन के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि इंटरव्यू होता ही बेसिकली सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन या असेसमेंट होती है, एग्जामिनेशन होता है। तो पीपीएससी ने ये जो एकेडमिक्स मार्क्स खत्म किए हैं, ये तो पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन इंटरव्यू की जो परसेंटेज है, वो इतनी है कि एक बंदा बहुत अच्छी मेहनत करके, यानी कि बहुत अच्छे नंबर लेके जो आपका एग्जामिनेशन होगा, चाहे वो 100 मार्क्स एमसीक्यूज बेस पेपर है, चाहे वो रिटर्न मार्क टाइप का पेपर है जैसे पीएमएस में होते हैं, तो आप इंटरव्यू के अंदर आपको फिर भी फेल किया जा सकता है। तो पीपीएससी को चाहिए कि वो इंटरव्यू की जो परसेंटेज है, जो वेटेज है, उसको कम करे। क्योंकि इंटरव्यू जो है, मैं अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि इंटरव्यू को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि एक बहुत अच्छे नंबर लेके आने वाला बंदा, जब भी आप पुलिस सेक्टर की बात करें, आर्मी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें, या किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, जब आपका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में देखा जाता है कि क्या ये कैंडिडेट जो है, ये जॉब के लिए सूटेबल तो है या नहीं है। क्या इसके अंदर वो सलाहियतें हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, एतमाद, क्या इसके अंदर वो फेस वैल्यू है कि ये बंदा इस जॉब के लिए इसको सेलेक्ट किया जाए। तो इंटरव्यू के मार्क्स होने चाहिए, लेकिन फिर डेफिनेटली वहां पे जब इंटरव्यू जब होता है, तो उसमें जो तीन इंटरव्यू के पैनल की तादाद बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि कम्युलेटिव, अब देखिए अगर दो, एक ही बंदा बैठा है, सपोज मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर एक बंदा बैठा है तो वो एक स्टूडेंट को पास भी कर सकता है, फेल भी कर सकता है। अगर तीन बैठे होंगे, तो अगर एक ने नंबर कम भी लगाए, एक ने कुछ ज्यादा लगाए, दूसरे ने एवरेज लगाए, तो कम फर्क पड़ेगा। और अगर इसकी तादाद, पैनल की तादाद बढ़ा दी जाए, 5 बंदे रखे जाए या 10 बंदे बैठे हो पैनल में, तो फिर इसको हम जो जो इक्वलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं, इक्विटेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है वो हम इंश्योर कर सकते हैं। तो आज की जो मेरी जो वीडियो थी, वो पीपीएससी ने जो रीसेंट डिसीजन लिया नवंबर 2025 में, कि अब आइंदा 1 जनवरी 2026 से, याद रखें, पीपीएससी ने अपने प्रेस रिलीज में बताया, जो नवंबर में पब्लिश हुई और ऑन एयर भी हुई, उसमें पीपीएससी ने बताया कि 1 जनवरी 2026, यानी कि जो नया साल जिसमें हम अब बैठे हैं, 1 जनवरी 2026 के बाद जो भी, मतलब है कि ये होगा, इसके बाद जो भी मेरिट कैलकुलेशन होगी, पीपीएससी के किसी भी तरफ से, किसी भी डिपार्टमेंट की जो सीट्स होंगी, उसमें एकेडमिक्स मार्क्स नहीं होंगे। अब आपके मेरिट के नंबर अगर कम है, एफएससी में या एफए में कम है, ग्रेजुएशन में नंबर कम है या मास्टर में नंबर कम है, तो देर इज नो नीड टू गेट वरीड अबाउट दैट। और अगर आपने बहुत ही कोई तीर मारे हैं मैट्रिक, एफए, बीए, एमए में, फिर भी उसका कोई आपको फायदा नहीं मिलेगा। फायदा किस चीज़ का होगा? दो चीज़ों का, आपका एग्जामिनेशन और दूसरा आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के ऊपर ज़्यादा तवज्जो करने की जरूरत है। एग्जामिनेशन में तो साफ पास करना ही है। और अभी अब देखें कि अब जो एग्जामिनेशन होते हैं
पीपीएससी के, उसमें आपको 50% मार्क्स नहीं चाहिए होते, 40% वाला वैसे पास होता है। अब आपको 80% नंबर लेके आना पड़ता है। इसी तरह जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको ड्रेस कोड का ख्याल रखना पड़ता है। और इसके अलावा आपकी जो पोस्चर है, आपकी जो फेस, जो आई कांटेक्ट कांटेक्ट है उसका, आपका एक्सेंट मैटर करता है, आपकी आपकी प्रोनाउंसिएशन मैटर करती है, द वे यू रिस्पॉन्ड टू योर एग्जामिनर्स, या द वे यू रिस्पॉन्ड टू योर पैनल्स, जो भी पर्सनल बैठे थे उनके क्वेश्चंस को, द वे यू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चंस, दैट मैटर्स द मोस्ट। एक इंटरव्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें आप मैटर करती हैं, पीपीएससी के एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं, इस हवाले से मैं अपनी आने वाली वीडियो में से रास्ते गुफ्तगू करूंगा। आज तक की इस मतलब आज की जो एपिसोड है, इस वीडियो के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, इस नोट के ऊपर कि पीपीएससी का जो हालिया डिसीजन है, जो रीसेंट डिसीजन है एकेडमिक मार्क्स को ख़त्म करने का, दिस इज़ गुड फॉर दोज पीपल who are who have done metric, intermediate, graduation and master from old examination system, from annual examination system, and who have less percentage in metric, FA, BA, MA. And this decision is bad for those people who have who are a recent graduate and who have achieved wonderful marks in master, graduation, inter and matriculation. तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पीपीसी का ये जो डिसीजन है, ये मेरिटोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए, इम्पार्शियलिटी को इंश्योर करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए एक ज़बरदस्त मूव है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और आप अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं, चाहे वो पीएमएस है, चाहे वो सीएसएस है, चाहे वो पीपीएससी की तरह से एग्जामिनेशन होता है, या एफपीएससी का होता है, चाहे इंग्लिश ग्रामर का एंड कंपोजिशन है, चाहे ऐसे राइटिंग है, चाहे प्रेसी राइटिंग है, या एग्जामिनेशन के हवाले से जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, या जो स्ट्रेटजीज हैं, या वो कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए किसी खास पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, कौन कौन सी वेबसाइट आपके लिए इंस्ट्रूमेंटल या यूजफुल हो सकती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान को देखते रहें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने से जुड़े हुए लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह के बान, अल्लाह हाफिज़।